देश की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है डीके शिव कुमार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डीके शिव कुमार का एक बार फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में नाम आ गया है। उनकी राजनीति पकड़, संगठन क्षमता और विशाल घोषित संपत्ति के कारण उन्हें देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से गिना जाता है। शपथ ग्रहण के बाद से ही सरकार और संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका साफ दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कर्नाटक की सत्ता में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है और आने वाले समय में उनका कद और बढ़ सकता है। डीके शिव कुमार लंबे समय से कर्नाटक की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं, जहां कांग्रेस संगठन को मजबूत करने से लेकर चुनावी रणनीति बनाने तक उन्होंने कई बार अपनी राजनीतिक क्षमता साबित की है। यही वजह है कि कर्नाटक सरकार के गठन के बाद भी उनकी भूमिका लगातार चर्चा में बनी हुई है। समर्थक उन्हें एक मजबूत प्रशासक और कुशल राजनीतिकार मानते हैं, जबकि विरोधी उनकी बढ़ती राजनीति ताकत पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दक्षिण भारत की राजनीति में एक और बड़ा नाम तेजी से उभर रहा है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय ने राजनीति में एंट्री के साथ ही तमिलनाडु की सियासत में नई बहस छेड़ दी। अपनी पार्टी तमिलनागा वेत्री कजगम के जरिए विजयराज की राजनीति में नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया में वर्षों तक लोकप्रिय रहने के बाद अब उनकी राजनीतिक यात्रा पर पूरे देश की नजर है। आपको बता दें कि अगर दक्षिण भारत की राजनीति की बात करें तो आज दो अलग अलग राज्यों से दो बड़े चेहरे चर्चा के केंद्र में हैं। एक तरफ कर्नाटक के डीके शिव कुमार सत्ता और संगठन दोनों में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में विजय नई रणनीतिक संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों नेताओं की कार्यशैली अलग है, लेकिन दोनों के पास जन समर्थन और प्रभाव की ताकत मौजूद है। अब सवाल यह है कि क्या डीके शिव कुमार अपनी राजनीतिक ताकत को राष्ट्रीय स्तर तक ले जा पाएंगे और क्या विजय अपनी लोकप्रियता को चुनावी जीत बदल कर तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय लिखेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसे ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी को लेकर कुछ महीने पहले तक सख्त बयानबाजी हो रही थी। जी हां, बुश नेता से मिलने की इच्छा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर कर दी है। ट्रंप ने एक हालिया पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा है कि अगर परिस्थितियां ऐसी ही रही तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलना चाहेंगे और ये उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब मणिपुर में तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं, जबकि परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे अभी भी दोनों देशों के बीच बड़े विवाद का कारण बने हुए हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने को लेकर सहमत है और इसी दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बयान उस समय सामने आया जब ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत की चर्चा सामने आई थी। वहीं कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू की कुछ सैन्य कार्रवाइयों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। बाद में ट्रंप ने खुद स्वीकार किया है कि वो नेतन्याहू के कुछ कदमों से परेशान थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका पूरी तरह से नरम पड़ गया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो दूसरे विकल्प भी खुले। उन्होंने ये दोहराया है कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा, यानी कि एक तरफ बातचीत की पेशकश तो दूसरी तरफ दबाव की नीति भी जारी है। इस बीच ईरान की ओर से भी संकेत मिल रहे हैं कि वो बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता है। हालांकि क्षेत्रीय संघर्ष, इजरायल की सैन्य कार्रवाई और सुरक्षा चिंताओं के कारण कई बार वार्ता प्रक्रिया बाधित हुई है। हाल के दिनों में कुछ दौर की बातचीत रुकने की खबर सामने आई है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच संपर्क पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर के बीच वास्तव में मुलाकात होगी। अगर ऐसा होता है तो ये मणिपुर की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ अमेरिका ईरान संबंधों में बदलाव आ सकता है, बल्कि इजराइल, खाड़ी देशों और पूरी दुनिया की रणनीति गणनाओं पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल इतना तय है कि ट्रंप के एक बयान ने वैश्विक राजनीति में नई बहस छेड़ दी है कि क्या आने वाले किसी बड़े समझौते का संकेत है या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति। उत्तर प्रदेश के कानून को लेकर एक बार फिर से बड़ी चर्चा हो रही है। इस बार इसकी गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस की कार्रवाई की सराहना अब नेपाल सरकार और दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास भी कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में यूपी पुलिस ने एक ऐसे बड़े नेटवर्किंग फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया जिसने हजारों लोगों को अपने जाल में फंसा रखा था और ये गिरोह निवेश पर भारी मुनाफा का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क का दायरा केवल उत्तर प्रदेश या भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार पड़ोसी देश नेपाल से भी जुड़े हुए थे। पुलिस को शिकायतें मिलने के बाद जांच शुरू हुई तो इससे चौंकाने वाले खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि इस फर्जी नेटवर्किंग कंपनी ने बड़ी संख्या में नेपाली नागरिकों को भी अपने जाल में फंसाया था। लोगों को कम समय में पैसा दोगुना और तिगुना करने का लालच दिया जाता था। शुरुआत में कुछ लोगों को भुगतान कर भरोसा बनाया गया और बाद में बड़ी रकम जमा करा
कराकर कथित तौर पर ठगी को अंजाम दिया गया। यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस रैकेट से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया और मालपूर्ण दस्तावेजों के साथ वित्तीय लेन देन से जुड़े सबूत भी जुटाए। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और धन के प्रवाह की बड़ी पड़ताल कर रही है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई से नेपाल के कई नागरिकों को राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल सरकार और नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास ने इस मामले में यूपी पुलिस की तत्परता और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की है। नेपाली पक्ष ने माना है कि समय रहते ही की गई कार्रवाई से बड़ी संख्या में लोगों को और अधिक नुकसान होने से बच गया। राजनीतिक गलियारों में से कार्रवाई की चर्चा हो रही है। यूपी सरकार लगातार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और संगठित धोखाधड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और कुशीनगर की कार्रवाई उसी नीति का एक सबसे बड़ा उदाहरण बताया जा रहा है।